हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मैं CHSL 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको आदित्य रंजन सर के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, PDF जो कि डाल चुके हैं। तो मैं चलता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। तो जो मतलब बिगिनर बच्चे होंगे वो देख सकते हैं, बाकी जिसको आता होगा वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एकाएक सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से एक सबसे बड़ा गोला निकालकर बनाया जाता है, इसका आयतन कितना हो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक घन बना देता हूँ आपको समझने के लिए। तो ये घन इस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ बनाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। ये एक मान लीजिए घन है, तो घन के अंदर एक गोला होगा, इस तरह से गोला होगा। तो इस गोला में आप देख रहे हैं कि गोला का व्यास घन के भुजा के बराबर हो गया। गोला का व्यास घन के भुजा के बराबर हो गया। तो इस तरह इसका आप यहाँ पे ये व्यास हो गया, तो इसका रेडियस आप इतना मान सकते हैं। क्योंकि घन का भुजा 14 है, तो इसका रेडियस कितना होगा। रेडियस हो गया यहाँ पे आपका 7, रेडियस 7 हो गया। तो चलिए हम इसका गोला का रेडियस 7 हो गया, तो आयतन हम निकाल देते हैं। आयतन का फार्मूला जानते होंगे, गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। फट से फार्मूला लगाकर पुट कर देते हैं वैल्यू। 4/3 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। आप लोग यहाँ 7 लिख देते हैं, 7 से 7 कट गया। गुना फास्ट करिएगा आप लोग, तो 7 7 से 49, 49 और 8। देखिए हम यहाँ से एक, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 गुना 11 निकाल लेते हैं। यहाँ 2 गुना 4 हो जाएगा और 7 से 49 हो जाएगा। 49 को 8 से गुना करिएगा, 49 गुना 8 गुना 11/3। तब आप यहाँ देख लीजिए, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 4 32, 7 39/3। तो इसको फटाक से फिर 11 से गुना करना रह गया, 11 से। तो 11 से गुना करने के बाद आपको आएगा 2 9 2 11 की 1 हाथ में 1, 12 1 13 की 3 हाथ में 1, 3 1 4/3। और इसको भागा देने के बाद 1 3 चौके 12, 3 6 18, और फिर इधर 1 जाएगा, 3 एकम 3 चौके 12, 1 3 6 18, 1 मतलब 2 9 2 11। सॉरी यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है। 2 9 2 11 की 1 हाथ में 1, 9 3 12 1 13 3 हाथ में 1, 3 1 4, 3 एकम 3 3 चौके 12, 1 3 तिहाई 9, और 2 इधर दिया, 3 7 21, 1 इधर। तो मतलब 14 37 सही 1/3। 14 37 सही 1/3, 1 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जी नहीं। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बना दीजिए। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, इनका कोनों का योग हो जाएगा 360, जो कि यहाँ पे गलत बता रहा, गलत है। बराबर लंबाई वाली जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित नहीं करती है। बिल्कुल गलत। ये नहीं आ गया यहाँ पे, नहीं, गलत है। देखिए अब इसको समझा देते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पे, समान दूरी का मतलब केंद्र से इतना दूरी पे ये भी, कितना दूर, केंद्र से इतना दूरी पे ये भी। तो बोल रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर जी नहीं। अगर समान डिस्टेंस पे है, दोनों कोण बराबर होगा। तो यहाँ नहीं आना नहीं चाहिए, गलती हो गया। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, चलिए दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो दोनों बिंदु केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होगा। मतलब तो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली, ये दोनों केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। तो जी हाँ, ये दोनों केंद्र को जोड़ने वाली रेखा ये है। तो इसी लाइन पे नहीं, ये स्पर्श बिंदु प्रेजेंट है, तो ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध करते हुए कहा कि वह उसके 1845 के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के का एक पैकेट 3:5:7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है? आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक राधिका है, राधिका बैंक कैशियर के पास जाती है। वह चेक के बदले वो सिक्के के फॉर्म में पैसा मांगती है। सिक्का चाहिए 5 का, 10 का और 20 का। तो कैशियर वाला 3:5:7 के रेशियो के अनुपात में देता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समझने का कोशिश करिएगा कि इसमें पैसा का रेशियो देख लेते हैं कितना है। 5 है, 10 रुपया और 20 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा समझ अच्छा रहेगा। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और रेशियो है उसका संख्या का रेशियो 5 और 7। टोटल वैल्यू कितना हो जाए? 5 तिहाई 15, 15 50 और ये 7 दूनी 14, 140। ये हो गया टोटल वैल्यू। लेकिन टोटल वैल्यू हम लोग को जोड़ने के बाद मिलेगा। इस टोटल वैल्यू का यहाँ पे हम लिख देते हैं। टोटल वैल्यू कितना है? 100, ये दोनों हो गया 140, 50, 190, 100, 200, 205। ये 205 आ रहा है जोड़ने पे, लेकिन यहाँ 205 तो नहीं दिया है। यहाँ पे तो वैल्यू इसका कितना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 1845 है, लेकिन हम लोग आ रहा है 205 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 205 डिनोट कर रहा है 1845 को। तो एक का मान 9 बार में आप देख सकते हैं कट जाएगा। 5 9 45 और 2 9 18, मतलब कि 9 के गुना है। तो इसी तरह आप पता कर सकते हैं। पूछ रहा है सबसे छोटा सिक्का, मतलब सबसे छोटा सिक्का मुझे पता चल रहा है 5 का है। 5 का, तो 5 वाला पे आते हैं। यहाँ है 5 का, तो सबसे छोटा सिक्का कौन आ गया यहाँ पे? 5 रुपया। 5 रुपये का टोटल कितना वैल्यू हो गया? 5 रुपये का सिक्का भी 3, मतलब कि नंबर ऑफ रेशियो दिया हुआ है उसका 3। तो 5 तिहाई 15, लेकिन 15 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 9 से। तो 15 गुना 9 कितना आएगा आंसर? 15 9 135। तो 15 9 135 आप लोग का आंसर ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्योंकि यहाँ पे आप सॉरी, इसमें क्या हुआ कि इसका इंग्लिश हम नहीं, मतलब कि इसका इंग्लिश हम नहीं क्रॉप कर पाए, वो अलग आगे पीछे था, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़कर समझ लीजिए, फिर मैं समझाने का कोशिश करूँगा। एक दुकानदार तेल, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 40%, डायरेक्ट समझिएगा, 10 का सामान 14 पे, ठीक। और एक खराब तराजू का उपयोग करता है और 15% कम मापता है। एक मैं आप लोग को मैं अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब मानिएगा अच्छा या समझ सकते हैं कैसा है, आप लोग डिसाइड कर लिया गया। बेचते समय हम लोग सीधा, मतलब बेचते समय सीधा एक ट्रिक है। बेचते समय इधर तो नहीं लिखा पाएगा, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बेचते समय सीधा और सॉरी, यहाँ पे खरीदते समय सीधा और बेचते समय उल्टा। ये क्या है? खरीदते समय सीधा, बेचते समय उल्टा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए यहाँ बोल रहा है एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित करता है तो उसको बेचना है ना।
हाँ अंकित करता है मतलब। तो चलिए फिर से मैं थोड़ा समय मुझे काम था तो मैं पॉज कर दिया था वीडियो को, तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला आप फिर से समझ लीजिए। देखिए एक ट्रिक होता है खरीदते समय सीधा और बेचते समय उल्टा। ये 2 गो ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इसको समझा देता हूँ क्या होता है खरीदते समय सीधा और बेचते समय उल्टा। देखिए इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। एक दुकानदार है 40% अधिक अंकित करता है, मतलब कि 10 का सामान 14 पे। भाई अंकित करेगा तभी तो कोई दुकानदार प्रॉफिट करेगा। दुकानदार तेज होता है, मतलब कि अंकित ज़्यादा कर देता है, मतलब 40% अधिक अंकित किया, मतलब 10 का सामान 14 पे। ठीक, इतना समझ में आ गया। और एक ख़राब तराजू का उपयोग करता है और 15% कम मापता है। यहीं पे ये वाला ट्रिक समझाने का कोशिश करूँगा मैं। ख़राब तराजू का उपयोग करता है, ठीक, ख़राब तराजू का उपयोग करता है। तराजू का उपयोग क्यों करेगा? बेचने के लिए। तो बेचते समय हम क्या बताए हैं? बेचते समय ध्यान दीजिएगा, बेचते समय उल्टा, बेचते समय उल्टा। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह उल्टा लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ख़राब तराजू का उपयोग करता है। उपयोग किस लिए करेगा? बेचने के लिए। तो 15% कम देता है। तो 15% कम देता है मतलब 100 का सामान 85 में देगा। उल्टा किस तरह लिखेंगे? तो देखिए उल्टा लिखने का तरीका क्या है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं 100 का सामान ऐसे 85 में लिख दूंगा ऐसे, तो जी नहीं, इसी को उल्टा करके लिखना है। उल्टा किस तरह लिखेंगे? इस 85 को 100 इधर लिखेंगे और इसको उल्टा करके 85 यहाँ लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट आगे समझाता हूँ। यदि दुकानदार 32% का छूट देता है, अब छूट में सीधा बेचते समय सीधा मतलब कि बेचते समय उल्टा, खरीदते समय सीधा, इतना याद रखिएगा। खराब तराजू का उपयोग होगा बेचने के लिए, ठीक। तो बेचने समय उल्टा लिख दिए और खरीदते समय सीधा लिखते हैं। देख अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दुकानदार 32% का छूट देता है, तो ये तो सिंपल है, 32% का छूट देगा। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को प्रलोभन देने के लिए छूट देता है। तो 32% का छूट देने का मतलब होता है 32 का छूट देने का, 100 में से 32 गया तो 30 घटाएगा 70 और 2 घटेंगे तो 68। ठीक, 68 यहाँ लिख देते हैं। ओहो, ठीक है, देख समझ लीजिएगा आप लोग। 68 लिख देते हैं। यहाँ 100 से 100 काट देते हैं। 17 पचे 17 चौके 68। फिर इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे समझिएगा। 10 को 50 से किए 50 और यहाँ 14 चौके 56। ठीक, मतलब कि 50 का सामान 56 पे, मतलब 6 का प्रॉफिट कितना पे? 50 पे। गुना 100 कर देंगे, 2 बार में काट दिया, मतलब कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को अच्छी तरह एक बार दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किया हूँ। सॉरी दोस्त, तो मैं फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन में थोड़ा डिस्टरबेंस आ जा रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए ये हो गया, चौथा समझा दिया। 5वां नंबर समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि एक रेखा P, एक रेखा मान लेते हैं, एक रेखा ये P हो गया, एक रेखा Q, दोनों रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो सकता है। ठीक, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो सकता है। एक हो गया रेखा Q, ये मान लिए रेखा P, ये रेखा Q। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, PQ हो गया। P का समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे P का है, यहाँ पे ये Q का है। ठीक, तो P सिंपल सा इसका पूछ रहा है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट का निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु को मैं बता देता हूँ किस तरह निकाला जाता है। ये P है, आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे। P का दिया हुआ है x + y = 5 और Q का दिया हुआ है, ये Q का x - y = 3, x - y = 3। तो मैं x और y का पूछ रहे हैं, तो x
प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो एक्स का निकालने के लिए जोड़ कर आधा, एक्स का जोड़ देंगे 5 3 8, एक्स बराबर आधा 4 और वाई बराबर एक्स का मान 4, एक्स कहाँ है 4 यहाँ, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं, सी सही होगा। और वाई निकालना है तो घटा करके आधा, मतलब घटा देंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 का आधा 1। इस तरह से आप समझ गए होंगे। मैं बस एक्स और वाई ओहेनिस्ट बिंदु यहीं पे क्रॉस जहाँ करता है वो एक ही बिंदु उसका एक ही हल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़कर समझिए, मैं आप फिर उसके बाद समझाता हूँ। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, बस समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। समझ लीजिए, समझ गए होंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग समझ लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कोशिश, ये नहीं कि मैं भी ब्रिलियंट हूँ। कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, व्यास का अनुपात दिया हुआ है। व्यास यहाँ दिया हुआ है 1 और 4, 2 गोला है, एक का 1 है, एक का 4 है। तो रेडियस हो जाएगा आधा इसका मान लेते हैं 1 का आधा 2, मतलब 1 का आधा आधा हो गया, 4 का आधा 2, दोनों में आर लगा दीजिए एज्यूम करके। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, गोले का आयतन क्या होता है बताइएगा फटफट, तभी आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पहल का लिख देते हैं आर क्यू, मतलब 1/2, मतलब r/2 का क्यू, आर क्यू बटा नीचे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना हो गया बटा। ठीक, फिर 4/3 पाई बड़का का लिख देते हैं इसका आर क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यू, 8 आर क्यू। इतना समझ में आ गया होगा। समझा देते हैं क्वेश्चन को हम भी पढ़कर थोड़ा सा। 2 गोले का व्यास का अनुपात इतना है। बड़े गोले का पिघलाया जाता है और पिघले हुए का 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। बड़े गोले को पिघले हुए 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। छोटे को पिघलाया जाता है, पिघले हुए के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। और 125 समरूप गोले में से प्रत्येक के आयतन का, मतलब हम उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी, अब माफ़ करिएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ। इसमें पहले बोला जा रहा है कि बड़े गोले, मतलब पहले इसमें बड़ा गोला बोला जा रहा है, हम लिख दिए हैं छोटा गोला। तो मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा सुधार लेता हूँ। मैं इसको एडिट करके सुधार दिया है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। अब इसको क्या है ना कि 125 से भागा देना है इसमें भी, तो 125 भाग कर देंगे, तो इसमें 125 से भाग, इसको 27 से भागा दे देंगे, 27 से, तो 2 7। तो इसको साफ नहीं दिख पा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा देखिए, बड़ा गोला का 4/3 पाई लिख दिए और रेडियस 2r है, तो 2 r का क्यूब बना दिए 8r क्यूब। अब बटा 125 क्यों किए, क्योंकि 125 समरूप गोला बनाया जाता है, तो 125 से भागा देंगे तो एक गोला का निकल जाएगा। फिर उसी तरह एक छोटका में आते हैं, 4/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे आर क्यू मतलब आर क्यू, अब बटा 2 है तो 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें भी कह रहा है कि 27 को बनाया जाता है, तो एक का 27 बनाया जाता है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 27 से भागा दे देंगे। ठीक, इसी दोनों एक एक का मान है, मतलब दोनों का एक, बड़का का एक और छोटका का एक का ये रेशियो क्या है, 1:m। ठीक, तो m का मान निकल जाएगा आप लोग को। देखिए काटेंगे, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्यूशन है, देखिए फट से हम बताते हैं। 8 को ऊपर ही रहने देते हैं, इसको अगर हम पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा, ऊपर में 27 चला गया, नीचे 1 2 5 बटा 1/m। ठीक है, तो m का मान हो जाएगा 64। m का मान पलट देंगे, मतलब कि 1 2 5 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 64 × 27, तो 125
और 728 मतलब कि 125 कहाँ है, 125 यूनिट डिजिट 128 से पता कर लीजिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ को आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ने का कोशिश करिएगा आप लोग। तो आइए, मैं आप लोग पढ़ चुके होंगे तो मैं अब इसको मैं अब समझाता हूँ, इसको पढ़ करके। मैं देखिए इसमें कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 और 20 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। तो मैं इतना पढ़ा हूँ तो इतना ही को समझाता हूँ। पहले क्या कर रहा है, देखिए एक सर्किल है, ठीक, ये केंद्र हो, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सर्किल है, ठीक, इसका एक केंद्र है। केंद्र का एक ही तरफ कोई लीजिएगा, मान लीजिए मैं इसी तरफ ले लेता हूँ दो समांतर जीवा, या मैं इस तरफ ले लेता हूँ कोई दो समांतर जीवा, या मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ये नहीं कि समांतर लिए एक तरफ ये ले लिए, ये गलत है। एक ही तरफ, मैं ऐसे भी ले सकते हैं तिरछा भी, लेकिन समांतर होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। ठीक, तो मैं सिंपल बनाने के लिए, इजी दिखने के लिए मैं ऐसे लेता हूँ, एक ये और एक ये दो समांतर जीवा हैं। ठीक, ये दो समांतर जीवा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5√13 है। त्रिज्या मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको, ये त्रिज्या हो गया। ठीक, ये आपका त्रिज्या हो गया वृत्त का, इसका वैल्यू है 5 इस 5√13। ठीक, पूछ रहा है आपसे इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक, ये जीवा और ये जीवा के बीच की दूरी। तो मैं चलिए बताता हूँ फट से इसको कैसे निकालेंगे। ये CGL 2024 में भी पूछ चुका है, एकदम डिट्टो सेम एज इट इज सवाल पूछ चुका है। वो भी एकदम मेरे ही शिफ्ट में पूछा गया है, मुझे याद है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आंसर इसका 2 होने वाला है। वो और चलिए मैं बताता हूँ कैसे 2 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि केंद्र से कोई भी लंब जीवा पर डाला जाता है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर पहले का जीवा 20 है तो इसका वैल्यू 10 हो गया, तो इसका भी वैल्यू 10 हो जाएगा, छोटा छोटा लिखने का। ये जीवा 12 का है तो ये जीवा 6 हो जाएगा, ये जीवा 6 हो गया। इतना समझ चुके होंगे, दोनों जीवा की लंबाई दिया हुआ है। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कि रेडियस बराबर हमेशा होता है। तो रेडियस देखिए, यहाँ से ये रेडियस लीजिए या फिर यहाँ से इस छोटे जीवा के साथ रेडियस लेंगे, दोनों का रेडियस बराबर होगा। ठीक, तो आप लोग को क्या निकालना है, सिर्फ एक बार ये वाला निकाल दीजिए, एक बार ये निकाल दीजिए, दोनों अलग अलग निकाल करके दोनों का डिस्टेंस निकाल दीजिए, मतलब कि घटा दीजिए। देखिए एक बार ये निकालिए, एक बार दोनों का साथ में निकाल दीजिए, एक बार इसका निकालिए, एक बार दोनों का साथ में निकाल दीजिए। चलिए निकालते हैं। मैं पहले निकालने वाला हूँ वो बताता हूँ। ये रेड कलर से मतलब ग्रीन कलर से कर देता हूँ, मैं इतना के बीच की दूरी निकालने वाला हूँ। तो चलिए दूरी कैसे निकालूंगा, मान लेता हूँ दूरी, मान लेते हैं कि x। ठीक, x दूरी मान लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल से आप लोग को समझाते हैं एकदम, कि ये हो जाएगा आप लोग का लंब आधार कर्ण। ठीक, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसको हम x माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण 5√13 है, तो 5×25 5√13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये 10 यहाँ पे है, तो 25 गुना 13, 25 गुना 13 माइनस 10, तो 25 या 75 के 5 हाथ में 7, 25 से कम 25 से 5 30 और 2
32 माइनस 100 तो आ जाएगा 225। इसका वैल्यू होता है 15। ठीक, तो इसका 15 निकल गया और नीचे वाला के निकालिएगा तो क्या होगा 325 में से, देखिए ये 300, इसका भी तो 325 ही आएगा, दोनों का रेडियस सेम है, तो इसका 325 माइनस 36 कर दीजिएगा। इस बार जो निकल रहा है रेडियस, इस बार जो लंब निकल रहा है, इस टोटल का निकल रहा है, इस बार इसका निकल रहा है, तो इसका निकालने के लिए 36 घटाइएगा तो 15 में 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 2 8 9 कितना का हो गया 17 का मान हो गया। तो ये हो, अब समझा देते हैं, ये 17 हो गया और ये 15 हो गया, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 2। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 2। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये 2 जीवा दिया हुआ है, ठीक, केंद्र से जीवा पे डालते हैं तो लंब होता है, तो लंब ये पड़ा 90 डिग्री, यहाँ भी बना 90 डिग्री, यहाँ भी बना, तो जानते हैं ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये भी कर्ण रेडियस काम करेगा, ये भी कर्ण रेडियस का काम करेगा, ये कर्ण बड़ा वाला जीवा के साथ, ये वाला कर्ण छोटे वाले जीवा के साथ। ठीक है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, फ्रेश हो जाएगा, और दोनों को रिलेट करके आप समझ गए होंगे। दोनों को अलग अलग एक बार करके निकाल दिए हैं, बस सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है थोड़ा ट्रिगो से 8 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए, फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताने का कोशिश करूँगा। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, उसमें बी 90 है, ए और सी न्यूनकोण है, यदि इतना बना, इसका वैल्यू का कोई मायने मतलब भी नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल कर बता देंगे क्या है। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, बी 90 हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ये आप लोग कोशिश कर जानने का प्रयास करिएगा कि एक फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, जो हम लोग 12th में पढ़े हैं। तो ए और ये बी की जगह सी दे दिया है, तो साइन ए हम लोग डायरेक्ट याद है एकदम, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसको कैसे, ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए, आप लोग इतना तो जानते होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओहो, ठीक, तो ए की जगह सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, बस ए की जगह बी की जगह क्या है कि सी लिख दिया है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, साइन ए प्लस सी मान लेना है, तो साइन ए प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 हो गया, ये 90, तो ये दोनों बाकी कितना 90 ना, तो ए प्लस सी कितना हो गया, ए प्लस सी साइन ए प्लस सी कितना हो गया 90, और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1, डायरेक्ट आंसर। इसका कोई ज़रूरत नहीं था, ये बस फंसाने के लिए आप लोग को दे दिया है, ये वाला बस फंसाने के लिए दिया है, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए, मैं आप लोग को फिर 9 नंबर क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो आप लोग पढ़ने का कोशिश किए होंगे और समझने का भी कोशिश किए होंगे, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए इसमें बोला जा रहा है 2 लड़के में से बड़े की आयु छोटे की आयु कितनी गुनी है। देखिए 2 लड़का है, एक मान लेते हैं ये मतलब बिग बड़ा
और ये स्मॉल, ठीक, स्मॉल छोटा, ठीक, इतना समझ जाइएगा। तो बोल रहा है कि छोटे की आयु कितनी गुनी, मतलब छोटा की आयु मान लेते हैं 1, तो बड़ा की आयु 3, ठीक। 9 वर्ष पहले, अब यहाँ से 9 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक, यहाँ से 9 वर्ष पहले छोटे की यह छोटे की आयु को 5 गुने, मतलब छोटा की आयु 1 तो इसका 5, मतलब ये तो बी समझने के लिए, ये बी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बी बीच में है तो कुछ गड़बड़ाने का बात नहीं है, ये बस बी समझने के लिए है, बी और एस, इसे बीच में लिख दिए तो कोई समझने का, मेन समझने का है, ये 9 वर्ष पहले चला गया, ऐसे कर दिए, मतलब कि 9 वर्ष पहले, ठीक, इधर भी 9 वर्ष, इतना समझ जाइएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, इधर 2 इधर 4, तो इसमें 2 से गुना करिएगा, 2 से, इसमें भी 2 से, इसका अंतर 4 है तो इसमें 4 से गुना करिएगा, इसमें भी 4 से, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेश हम लिख देते हैं 5 दूनी के 10, 2 एकम 2 और 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, इतना लिख दिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि ऊपर नीचे इतना क्या लिखे हैं, उसी को लिखे हैं, बस फ्रेश कर कर लिखे हैं, इसमें इतना ज़्यादा लिख दिया, गुना 2 गुना 3 ये सब लिख दिए थे, उसी को है बस फ्रेश करके लिखा हुआ है, ठीक। तो 9 वर्ष, तो यहाँ बोला जा रहा है 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष ये पहले है, 9 वर्ष पहले, लेकिन 9 पहले घटना चाहिए ना, लेकिन घट रहा है 2, तो यहाँ घटना चाहिए था तो 9, लेकिन घट रहा है कितना, यहाँ से यहाँ 2 घट रहा है, इधर भी 2 घट रहा है, दोनों का सेम डिफरेंस कर दिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। घटना चाहिए था 9, घट रहा है मात्र 2, तो 9 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो परसेंटेज यही हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 9 छक, यहाँ 6 बार में, तो 9 छक 54, और इसमें भी यहाँ से सिंपल दम बना देते हैं। देखिए अंतर है 2 का, लेकिन इसमें अंतर दे रहा है 9 का, तो 9 का मान 2, तो 12 का मान 6 बार में कट जाएगा, तो 9 छक 54। इसी तरह यहाँ भी 9 का मान 2, तो 4 का मान, ये वाला 4 का मान, मतलब कि सॉरी 2, तो 9 दूनी 18, यही आप लोग का प्रेजेंट टेंस आया समझने का। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। देखिए ये दिया हुआ है प्रेजेंटेज, ये है प्रेजेंटेज 1 इतनी गुना 3, 9 वर्ष पहले 1 और 5, तो दोनों में डिफरेंस है 1 और, देखिए 1 है और 3 है, दोनों का डिफरेंस 2, ये 1 है 5 है, दोनों का डिफरेंस 4, तो इसका 4, ये ऊपर वाला का 4 है जो नीचे में गुना कर दिए 4 से नीचे वाला 2 को ऊपर में 2 से और 2 से गुना कर दिए, गुना करने का बाद फ्रेश लिख दिए, यहाँ पे गुना करने का 10 आया, 2 आया, 12 4 आया, ठीक। यह 9 वर्ष पहले जाना चाहिए, 12 से 9 वर्ष पहले जाएंगे तो 10 आ रहा है, लेकिन ये तो एकदम घटना चाहिए 9 ना, तो घट रहा है मात्र 2, तो 2 का वैल्यू यहाँ देख दिए, 2 का वैल्यू 9 है, तो 12 का वैल्यू काट करके 54 आ गया, इसमें 18। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और पढ़कर समझने का प्रयास किए होंगे। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल और आयतन का मान अनुपात दिया हुआ है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का, अच्छा ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है,
तो मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। ले लेते हैं थोड़ा कलर, येलो ले लेते हैं थोड़ा सा ब्राइट, ठीक। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक। और आयतन क्या होता है? πr/h। h से h, पाई से पाई, एक आर से एक आर कट गया, तो बचा क्या? इसी का रेशियो भी दिया हुआ है, देख लिए रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक। तो देखिए 2/r बराबर 2/3। चलिए और देखिए ये भी 2 से 2 कट गया, r का मान निकला है, r का मान 3। यहाँ भी देखिए कितना अच्छा है कि ये भी त्रिज्या, देखिए कि यहाँ पे त्रिज्या का, देखिए यहाँ पे डार्क कर देते हैं, ये त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात 3:7 है। मेरा तो त्रिज्या पहले से 3 निकल गया, इसका मतलब ऊंचाई आपका 7 हो गया। इतना समझ में आ गया? तो मैं अब निकाल देता हूँ इसमें, क्या निकालूंगा, क्या पूछ रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2πr फिर h + r, ठीक। तो वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई का जगह पाई ही है और r की जगह कितना है वैल्यू? 3 और h + r मतलब कि देखिए 7 और r फिर से 3, तो 7 3 10 और 3 दूनी 6, मतलब कि 10 × 6, 3 दूनी 6 10 60 पाई आंसर। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ इसमें कि दोनों का, देखिए दोनों का हम फार्मूला लगा दिए, अब फार्मूला के बाद दोनों का अनुपात दिया है तो अनुपात रख दिए। दोनों का अनुपात रखने के काटने के बाद r का वैल्यू मेरा 3 आ गया, रेशियो में आया, मान लेते हैं हम रेशियो में आया, ठीक। यहाँ भी भी दिया है, हम तो r निकाले भी और ये अलग से भी हमको दे दिया त्रिज्या का अनुपात 3, तो मान लेते हैं ये भी 3 दिया, ये भी 3, एग्जैक्ट वैल्यू त्रिज्या भी दे दिया, मेरा आ गया 3 और यहाँ दिया हुई 3, तो इसका मतलब ऊंचाई भी एग्जैक्ट 7 ही होगा, ठीक। तो इसी के आधार पे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिए। यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ गया 60 पाई। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो से समझ में आप लोगों को आया होगा। इसी तरह मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा।